नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में, स्थायी ऊतकों के बारे में। विभज्योत ऊतकों मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के विभाजन तथा विभेदन के फलस्वरूप स्थायी ऊतकों का निर्माण होता है। स्थायी ऊतक वे होते हैं जिनमें विभाजन की क्षमता स्थायी या अस्थायी रूप से समाप्त हो जाती है तथा जो विभेदन के फलस्वरूप निश्चित आकार व आकृति के होकर विशिष्ट कार्य करते हैं। इन स्थायी ऊतकों को पुनः 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है: सिंपल टिश्यूज़, जटिल या कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ और स्पेशल टिश्यूज़, जिन्हें सिक्रीटरी टिश्यूज़ भी कहते हैं। अब इन तीनों में अंतर समझते हैं। सिंपल टिश्यूज़ वे टिश्यूज़ होते हैं जो संरचनात्मक व कार्यात्मक दृष्टि से एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, अर्थात इनमें उपस्थित सभी कोशिकाएं होमोजीनस होती हैं, समांगी होती हैं। ये पुनः 3 प्रकार के हो सकते हैं: मृदोत्तक पैरेन्काइमा, स्थूल कोणोत्तक कॉलेन्काइमा, दृढ़ उत्तक स्क्लेरेन्काइमा। सेकंड है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये एक से ज़्यादा प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जो आपस में मिलकर एक यूनिट की तरह कार्य करती हैं। मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स एंड दीज वर्क टुगेदर एज ए यूनिट, सो दीज आर हेट्रोजिनस। ये फिर 2 प्रकार के हो सकते हैं: जाइलम और फ्लोएम। कोशिका में कुछ विशेष प्रकार के ऊतक भी पाए जा सकते हैं जो सिक्रीटरी टिश्यूज़ कहलाते हैं। इन तीनों को यहाँ इस चित्र में हम देख सकते हैं, जहाँ इनके फर्दर जो टाइप्स हैं उन्हें भी दिखाया गया है। परमानेंट टिश्यूज़, फर्स्ट टाइप सिंपल टिश्यूज़, जो पुनः 3 प्रकार के हैं: मृदोत्तक पैरेन्काइमा, स्थूल कोणोत्तक कॉलेन्काइमा और दृढ़ोत्तक स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा को आगे फिर कई भागों में बांटा जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं: हरित मृदोत्तक, वायुत्तक, विचित्र कोशिकाएं या इडियोब्लास्ट, दीर्घ मृदोत्तक और ताराकार मृदोत्तक, जिसे स्टिलेट पैरेन्काइमा भी कहते हैं। इसी प्रकार कॉलेन्काइमा के भी कई प्रकार होते हैं: एंगुलर कॉलेन्काइमा, लैक्यूनर कॉलेन्काइमा, लमेलर कॉलेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा को भी कई भागों में बांटा जाता है: स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर्स और स्क्लेरीड्स। फिर आते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। हमने देखा था इसके 2 प्रकार होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। और अंत में आता है सिक्रीटरी टिश्यूज़ या स्पेशल टिश्यूज़। इन्हें 2 टाइप्स में बांटते हैं: बाह्य स्रावी संरचनाएं और अंतःस्रावी संरचनाएं। इनका विस्तार में अध्ययन हम बाद में करेंगे। आज हम देखेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो हैं उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है। सिंपल परमानेंट टिश्यू में पहला प्रकार है मृदोत्तक या पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा सबसे पहले बनने वाला फर्स्ट इवोल्व टिश्यू होता है। अन्य सभी प्रकार के जो ऊतक हैं वो इसी से डिराइव होते हैं, इसलिए यह फंडामेंटल टिश्यू कहलाता है, मूल टिश्यू कहलाता है। पैरेन्काइमा एक लिविंग टिश्यू होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनने वाला पहला विभेदित ऊतक होता है। यह एक यूनिवर्सल टिश्यू है, अर्थात पौधे के लगभग सभी अंगों में, सभी अंगों की जो कोशिकाएं हैं उनमें यह पाया जाता है। इस ऊतक की कोशिकाओं के कुछ मुख्य लक्षण हम अब पढ़ेंगे।
इनकी कोशिका भित्तियाँ सेल वॉल थिन होती हैं। सेल वॉल मुख्यतः पैक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है, इसलिए पैरेन्काइमा एक सॉफ्ट टिश्यू होता है। इनकी कोशिकाओं के मध्य इंटरसेलुलर स्पेसेस अंतरा कोशिक अवकाश पाए जाते हैं। इनका कोशिका द्रव्य रिक्तिका युक्त होता है। कोशिकाएं अलग अलग आकृति की हो सकती हैं। ये अंडाकार ओवल, गोलाकार राउंडेड, आयताकार रेक्टेंगुलर, बेलनाकार सिलेंड्रिकल या ताराकार स्टिलेट हो सकती हैं। पैरेन्काइमा पादप के सभी कोमल, मांसल और गूदेदार अंगों में, चाहे वो मूल में हो, स्तंभ में हो, पर्ण में हो, बीज पत्र में हो, फल में हो, कॉर्टेक्स में हो, पित्त में हो, सब जगह वितरण इनका मिलता है। ये जाइलम और फ्लोएम में भी पाए जाते हैं। पादप में अधिकांश भाग इन्हीं कोशिकाओं से बने होने के कारण ये ग्राउंड टिश्यू भी कहलाते हैं। इस चित्र में हम पैरेन्काइमा के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। पैरेन्काइमा के कई मॉडिफिकेशन भी मिल सकते हैं, अर्थात ये कुछ विशिष्ट कार्यों के अनुसार विभेदित भी हो सकती हैं। पैरेन्काइमा के विभिन्न विभेदन हरित मृदोत्तक के रूप में हो सकते हैं, जिसे क्लोरेन्काइमा कहते हैं। यदि मृदोत्तक कोशिकाओं में हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं तो इन कोशिकाओं को हरित मृदोत्तक कहते हैं। यह क्लोरेन्काइमा फिर दो भागों में विभाजित हो सकता है, पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। जैसे हम लीफ के अंदर देखते हैं, हमें पता है कि द्विबीजपत्री पर्ण में हरित मृदोत्तक स्पंजी और खंभाकार मृदोत्तक में विभेदित रहता है। पैरेन्काइमा का एक अन्य जो प्रकार है वह वायु उत्तक या एरेन्काइमा कहलाता है। इन्हें यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इन मृदोत्तक कोशिकाओं में अपेक्षाकृत बहुत बड़े अंतराकोशिक स्थल पाए जाते हैं जिनमें वायु भरी रहती है। इसी कारण इन्हें वायु उत्तक या एरेन्काइमा कहते हैं। ये पादप अंगों को बायोन्सी प्रदान करते हैं, इसीलिए सामान्यतः ये जलीय पादपों में पाए जाते हैं। अन्य प्रकार है पैरेन्काइमा का प्रोजेन्काइमा। जब पैरेन्काइमा की सेल थिक वॉल्ड होती हैं, लंबी होती हैं और पॉइंटेड एंड्स वाली होती हैं, when the cells of parenchyma are thick walled, long with pointed ends, then this parenchyma forms the prosenchyma। आप रूट्स की पेरीसाइकिल में इस प्रकार के पैरेन्काइमा को देख सकते हैं। स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना इसका काम होता है। कई बार पैरेन्काइमा तारे की आकृति का दिखता है, स्टिलेट फॉर्म होती है। इस स्थिति में इसे ताराकाय मृदोत्तक स्टिलेट पैरेन्काइमा कहते हैं। एक और विशेष प्रकार जो पैरेन्काइमा का मिल सकता है उसे बोलते हैं विचित्र कोशिका या इडियोब्लास्ट। ये ऐसी विशिष्ट मृदोत्तक कोशिकाएं होती हैं जिनमें टैनिन, तेल, कैल्शियम ऑक्सलेट इत्यादि के जो स्टोरेज है वो पाई जाती है। इनको संचित करने के लिए विशिष्ट होती हैं। अब देखते हैं पैरेन्काइमा के कार्यों को। पैरेन्काइमा भोज्य पदार्थ जैसे स्टार्च, प्रोटीन, तेल और वसा आदि का संचय कर सकते हैं। हरित मृदोत्तक क्लोरेन्काइमा जो है वो प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। वायु उत्तक एरेन्काइमा पादप अंगों को प्लावता बायोन्सी प्रदान करता है। जलोदवृद्ध हमें पता है ऐसे पादप। कुछ विशेष स्थितियों में पैरेन्काइमा जल संग्रहण का कार्य भी कर सकता है। दूसरे प्रकार का सरल स्थायी उत्तक होता है स्थूल कोणोत्तक कॉलेन्काइमा। कॉलेन्काइमा एक लिविंग मैकेनिकल टिश्यू होता है। इसमें
पेक्टिन, सेलुलोज और हेम्यूसेलुलोज की डिपोजिशन वाली भित्तियाँ होती हैं, ये डिपोजिशन मेनली कॉर्नर्स में मिलते हैं। इनमें सामान्यतः इंटरसेलुलर स्पेसिस अनुपस्थित होते हैं। यदि हम कॉलेनकाइमा को पैरेनकाइमा की तुलना में समझना चाहें तो मुख्य अंतर यह है कि पैरेनकाइमा की जो भित्ति थी वो पतली थी और उसमें थिकनिंग्स, स्थूलन नहीं मिलते थे, जबकि कॉलेनकाइमा की भित्ति में अनियमित रूप से स्थूलन होते हैं। कुछ कुछ जगह पे जो वॉल है वो थिक है और कुछ जगह पे वो थिन है। तो थिक और थिन वॉल अल्टरनेट अनियमित रूप से स्थूलित होती है। पैरेनकाइमा में अंतराकोशिक स्थल पाए जाते थे, इंट्रासेलुलर स्पेसिस पाए जाते थे, लेकिन कॉलेनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं मिलते। पैरेनकाइमा भोजन संग्रह, खाद्य पदार्थों का संचयन, ये सब कार्य कर रहे थे, लेकिन कॉलेनकाइमा मुख्यतः पौधे के कोमल अंगों को दृढ़ता और लचीलापन प्रदान करने का कार्य करता है, यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ, तनन दृढ़ता प्रदान करता है। इसी के कारण जो शाखाएं हैं वो वायु के तेज चलने पर भी टूटने से बचती है। तीसरे प्रकार का जो उत्तक हम देखेंगे वो है स्क्लेरेनकाइमा, दृढ़ोत्तक। स्क्लेरेनकाइमा मेन मैकेनिकल टिश्यू होता है, लेकिन कॉलेनकाइमा के विपरीत ये एक डेड मैकेनिकल टिश्यू होता है, अर्थात इसकी कोशिकाएं जीवित नहीं होती। प्रारंभ में ये कोशिकाएं जीवित होती हैं, लेकिन बाद में इनकी भित्तियों पर डिपोजिशन बढ़ता जाता है मटेरियल्स का, इसलिए जो साइटोप्लाज्म है वो इतना कम रह जाता है कि कोशिका जीवित नहीं रह पाती। तो इसका मुख्य गुण हमने देख लिया इस बात से कि इनमें सेल वॉल जो होती है वो बहुत थिक होती है। अब इसी को हम और विस्तार से देखें तो सेल्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा आर लॉन्ग, नैरो, थिक वॉल्ड, लिग्निफाइड, विदाउट प्रोटोप्लास्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका लक्षण है, विदाउट प्रोटोप्लास्ट। इनका प्रोटोप्लास्ट बाद में नष्ट हो जाता है, इसलिए ये डेड हो जाती हैं मैच्योरिटी पर। पौधे में कई जगह ये मिल सकता है, जैसे मोनोकोट स्टेम के हाइपोडर्मिस में, और इसका मुख्य कार्य है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना या मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना प्लांट ऑर्गन्स को। दृढ़ोत्तक फिर दो प्रकार का हो सकता है। पहला, अष्ठिल या दृढ़ कोशिकाएं, जिन्हें स्क्लेरीड्स या स्टोन सेल्स भी कहते हैं, और दूसरा दृढ़ोत्तक तंतु, स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? स्क्लेरीड्स जो होती हैं वो स्मॉल साइज्ड कोशिकाएं हैं जिनकी भित्ति एक्सट्रीमली थिक होती है, बहुत ज़्यादा थिक भित्ति होती है। आप चित्र में देख सकते हैं, कोशिका में हमें ल्यूमेन तो बहुत छोटी सी दिख रही है और जो भित्ति है वो बहुत मोटी दिखाई दे रही है, और इन कोशिकाओं के एंड्स जो हैं वो पॉइंटेड नहीं होते। अभी हम फाइबर्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि उसमें एंड्स जो होंगे वो पॉइंटेड होंगे। स्क्लेरीड्स फिर कई शेप की हो सकती हैं। इनमें इसकी जो वॉल है उसमें सिंपल पिट्स मिल सकते हैं, और इनकी जो ल्यूमन होगी वो बहुत स्मॉल और वेरी नैरो होगी, जैसा हम देख ही रहे हैं चित्र में। स्क्लेरीड्स फ्रूट वॉल्स में मिल सकती हैं, जैसे फ्रूट वॉल्स ऑफ नट्स, गुआवा के पल्प में, पियर और सपोटा के अंदर भी, यानी नाशपाती में भी मिलती हैं ये। वहाँ इन्हें स्टोन सेल्स या ब्रैकी स्क्लेरीड्स कहते हैं, ग्रिट सेल्स भी कहते हैं। इसके अलावा भी कई अन्य जगहों पर स्क्लेरीड्स मिल सकती हैं। दूसरे प्रकार का स्क्लेरेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर कहलाता है। फाइबर्स प्लांट बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल्स होती हैं।
इनके दोनों एंड्स पॉइंटेड होते हैं, अभी हमने देखा था। इनमें भी सेल वॉल बहुत थिक होती है, जिसकी वजह से इनकी ल्यूमन जो है वो बहुत छोटी रह जाती है। इस चित्र में आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो डिफरेंस बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आएगा। बाईं तरफ आप स्क्लेरिड को देख सकते हैं और दाईं तरफ आप स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर को देख सकते हैं। इनकी स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर कट डिफ्रेंशिएट हो रही है, कैसे फाइबर्स जो हैं वो पॉइंटेड हैं। स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स जो हैं ये फिर आगे किस जगह ये मिलते हैं उस आधार पर विभेदित किए जा सकते हैं। ये यदि जाइलम में पाए जाते हैं, सेकेंडरी जाइलम में स्पेशली, तो इन्हें वुड फाइबर्स या जाइलम फाइबर्स कहते हैं, और यदि ये फ्लोएम में पाए जाते हैं तो इन्हें फ्लोएम फाइबर्स या बास्ट फाइबर्स कहते हैं। इनके बारे में और डिटेल में हम जब जाइलम और फ्लोएम पढ़ेंगे तब देखेंगे। इनमें से स्पेशली जो फ्लोएम फाइबर्स हैं, बास्ट फाइबर्स, वो इकोनॉमिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इनसे रस्सियाँ, बोरे, चटाइयाँ आदि अनेक आर्थिक महत्व की वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। अब स्क्लेरेनकाइमा का काम देखते हैं। स्क्लेरेनकाइमा पादपों के विभिन्न अंगों को यांत्रिक शक्ति, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करता है, जिससे कि पौधे विभिन्न प्रकार के खिंचाव, दाब आदि को सहन कर सकते हैं। और इनमें से कई जो इसके पार्ट हैं जैसे फाइबर्स, इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी होता है। इकोनॉमिकली भी ये काफ़ी अपना महत्वपूर्ण रोल रखते हैं। यहाँ इस चित्र में हम अलग अलग तरह की स्क्लेरिड्स को देख सकते हैं। इनकी शेप क्या है उसके बेस पे इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। यहाँ आप ब्रैकी स्क्लेरिड को देख पा रहे हैं, मैक्रो स्क्लेरिड को देख पा रहे हैं, ऑस्टियोस्क्लेरिड को देख पा रहे हैं, जिनका वितरण अलग अलग प्लांट्स में मिलता है। तो आज हमने देखा कि परमानेंट टिश्यूज़ 3 तरह के हो सकते हैं। उनमें से हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू को विस्तार से पढ़ा, जो फिर 3 भागों में बांटा जाता है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। इन तीनों में मूलभूत अंतर हमने ये देखा कि पैरेन्काइमा की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली होती हैं, स्क्लेरेन्काइमा की कोशिकाएं बहुत ज़्यादा मोटी भित्ति वाली होती हैं, इतनी मोटी भित्ति कि अंततः कोशिका मृत हो जाती है, प्रोटोप्लाज्म के लिए भी जगह नहीं बचती। और कोलेन्काइमा अनियमित मोटाई वाली सेल वॉल वाला होता है। इसका मतलब सेल वॉल कुछ जगह पे पतली है और कुछ जगह पर उसमें थिकनिंग्स है, मोटाई ज़्यादा है। तो इस प्रकार हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू को समझा।